कल हम लोग क्या पढ़े? सरफेस टेंशन। कल हम लोगों ने सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, पूरी थ्योरी उसकी मैंने बता दी थी कि सरफेस टेंशन होता क्या, कहाँ से आया, क्यों आया, है ना, ये मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया था। जब ऊपर कोई सरफेस होता है ना, लिक्विड के कोई लिक्विड है, उसका जो सरफेस होगा, सरफेस के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है? वो खींचते हैं एक दूसरे को, मॉलिक्यूल जो सरफेस पे होते हैं वो खींचते हैं ताकि अपनी एरिया को मिनिमाइज कर सकें, ताकि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमाइज हो सके, ताकि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम हो। आरी बात समझ। उसी प्रॉपर्टी को, लिक्विड के सरफेस की उसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन। समझ में आई बात? तो अब वो कल जो हमने पढ़ा था वो उसकी थ्योरी थी। अब हम डिफिनीशन पढ़ेंगे। हेडिंग लिखेंगे डिफिनीशन ऑफ सरफेस टेंशन। हेडिंग लिखेंगे डिफिनीशन ऑफ सरफेस टेंशन। कल जहां तक लिख दिया तो उसी में आगे लिखेंगे डिफिनीशन ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या है? तो सरफेस टेंशन लिक्विड के सरफेस की प्रॉपर्टी, लिक्विड की प्रॉपर्टी नहीं है, यानी लिक्विड में हर जगह नहीं होगा सरफेस टेंशन। कहां पर होगा? कोई लिक्विड है, लिक्विड के सरफेस पर होगा। और कौन सी प्रॉपर्टी? कि वो लिक्विड क्या करेंगे, वो लिक्विड के मॉलिक्यूल जो सरफेस में वो खींची लेंगे, लाइक इलास्टिक मेम्ब्रेन, जैसे रबड़ खींचता है वैसे वो लिक्विड के सरफेस जो है वो खींचते हैं। खींच के क्या करते हैं? अपनी पोटेंशियल एनर्जी को कम करते हैं, मिनिमाइज करते हैं, ताकि वो किस में आ जाए? स्टेबल इक्विलिब्रियम में। समझ में आएगा? लिक्विड के सरफेस की इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन। क्लियर है सर? अब इसकी मैथमेटिकल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे सरफेस टेंशन की? जैसे मान लीजिए मैंने ये कोई सरफेस बना दिया, ये मान लीजिए मैंने कोई सरफेस बना दिया है। ये कौन सा सरफेस है? ग्लास के बिल्कुल ऊपर वाला सरफेस। ग्लास में पानी रखा हुआ है, उस पानी के एकदम ऊपर वाला जो सरफेस है वो मैंने यहाँ पर बनाया। ऊपर से ऐसे दिख रहा, तो ऊपर से यहाँ पर दिख रहा, तो यहाँ पर मान लीजिए कोई एक मॉलिक्यूल होगा, यहाँ पर वो मॉलिक्यूल पे इधर भी फोर्स लगेगा, इधर भी फोर्स लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि वो खींचेंगे, जो इधर मॉलिक्यूल होगा उसको इधर खींचेगा, इधर मॉलिक्यूल होगा इधर खींचेगा, तभी तो वो अपनी एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, तो उस मॉलिक्यूल पे हम कोई एक इमेजिनरी लाइन ले लेते हैं। ये इमेजिनरी लाइन है, मान लीजिए एक इमेजिनरी लाइन है। इस इमेजिनरी लाइन की लेंथ मैं ले लिया हूं n। इस इमेजिनरी लाइन की जो लेंथ है भैया वो है आपकी l, स्मॉल n। आगे बात समझ में? और इस इमेजिनरी लाइन पे दोनों साइड फोर्स लग रहे हैं, तो जो फोर्स लग रहा है एक साइड में, यानी इधर भी फोर्स लग रहा होगा F और इधर भी फोर्स लग रहा होगा F, इसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में। जैसे ग्लास का पानी ऐसे आप देखेंगे तो उसके टेंजेंशियल डायरेक्शन, ये ऊपर वाला सरफेस है, जैसे ग्लास में हम देख रहे हैं जो ऊपर वाला सरफेस है वो है, उसमें मैंने एक इमेजिनरी लाइन खींच दिया L लेंथ। अब उस इमेजिनरी लाइन पे दोनों साइड इक्वल फोर्स लगेंगे, तभी तो इक्विलिब्रियम में। तो एक साइड कितना फोर्स लग रहा है, और ये फोर्स भी इस लाइन पे क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, है ना? तो एक साइड कितना फोर्स लग रहा है पर यूनिट लेंथ, उसको लेंथ से डिवाइड कर देंगे, भाई आपका सरफेस टेंशन होगा। सरफेस टेंशन को अगर मैं T से डिनोट करूं तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होगा फोर्स पर यूनिट। ये फोर्स क्या है? फोर्स जो उस लाइन पे टेंजेंशियल लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और सरफेस की टेंजेंशियल डायरेक्शन में, सरफेस के टेंजेंट डायरेक्शन में लग रहा है ना। अरे ऐसे अगर मान लीजिए सरफेस, ये मान लीजिए ऊपर वाला अगर ऐसे ये सरफेस है, ये ऊपर सरफेस है, तो ऐसे ना फोर्स लग रहा है, इधर नहीं, इधर टेंजेंशियल डायरेक्शन, इधर टेंजेंशियल डायरेक्शन, और ये मैंने एक लाइन बना दी उसी पे लग रहा है। तो सरफेस के टेंजेंशियल डायरेक्शन में लग रहा है, और जो लाइन बनाई उसके परपेंडिकुलर लग रहा है, फोर्स लग रहा है। समझ में आ रही बात? इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? सरफेस टेंशन। और इसकी ये तो मैथमेटिकल डिफिनीशन, और एक्चुअल में इसकी डिफिनीशन क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सरफेस ऑफ अ लिक्विड, लिक्विड के सरफेस की, जिसकी वजह से वो सरफेस पे जो लिक्विड होंगे वो क्या करेंगे? खींचेंगे, लाइक इलास्टिक मेम्ब्रेन, है ना, अपनी पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करने के लिए, अपनी एरिया को मिनिमाइज करने के लिए, ताकि वो स्टेबल रहे। डायग्राम बना के लिख लेंगे, ये ए भी एक इमेजिनरी लाइन है, ए से लेकर बी तक, जिसकी लेंथ एल लिया है ना। तो सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट, ये एल क्या, जो इमेजिनरी लाइन हमने ड्रॉ किया उसकी लेंथ, उस पे कितना सरफेस टेंशन लगता है।
आगे बात सुन, लिख लेंगे, डायग्राम बना के लिख लेंगे। ये लिक्विड का सरफेस है, ये जो है लिक्विड सरफेस, लिक्विड का सरफेस। हो गया? सरफेस टेंशन का फॉर्मूला फोर्स को लेंथ से डिवाइड करेंगे। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी बता दीजिए मेरे भाई। न्यूटन पर मीटर, न्यूटन और इसकी मीटर। सीजीएस भी बता दीजिए मेरे भाई। डाइन पर न्यूटन का डाइन, मीटर का सेंटीमीटर। अरे यार समझ बात। डायमेंशन बता दीजिए मेरे भाई। डायमेंशन न्यूटन का होगा एल माइनस 2 और नीचे एक एल है, क्या हो जाएगा एम टी माइनस 2। एल से एल कैंसिल हो जाएगा ना, एल से एल कैंसिल हो जाएगा तो एम एल टी माइनस 2 यानी एल की पावर से नीचे डायमेंशन। आगे बात समझे, ये कैसी प्रॉपर्टी स्केलर की वेक्टर, तो ये इसका डायरेक्शन नहीं होता, आप लिखेंगे इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। एक स्केलर क्वांटिटी एक लिक्विड की प्रॉपर्टी है ना, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, इसकी वजह से फोर्स लगता है, तो फोर्स का डायरेक्शन होगा, इसका डायरेक्शन नहीं होगा। ये कैसा फोर्स होता है जो सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स लग रहा है, ये कोहेसिव या एडहेसिव बताइए। ये सरफेस टेंशन के लिए जो ये फोर्स लग रहा है वो कोहेसिव या एडहेसिव? कोहेसिव का बताया था ना, क्योंकि वही सेम लिक्विड के ही मॉलिक्यूल इसको खींच रहे हैं ना, तो हम क्या लिखेंगे, इट इज अ कोहेसिव फोर्स। ये कोहेसिव फोर्स होता है मेरे, एक नोट कर लीजिए इसकी कुछ प्रॉपर्टी। अच्छा ये कोहेसिव, इट इज ड्यू टू कोहेसिव, इट इज ड्यू टू कोहेसिव फोर्स की वजह से ये होता है ना, ये फोर्स तो है नहीं, इट इज ड्यू टू कोहेसिव। यानी जितना ज्यादा कोहेसिव फोर्स होगा सरफेस टेंशन उतना ज्यादा है ना, क्योंकि फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब कुछ इसके इफेक्ट हम इसी में नेक्स्ट लिखेंगे, इफेक्ट्स ऑफ सरफेस टेंशन। नेक्स्ट हेडिंग ये डिफिनीशन होगी सरफेस टेंशन की। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे इफेक्ट्स ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के इफेक्ट हम लोग देखेंगे। इसके इफेक्ट आपने रियल लाइफ में कहीं देखा भैया, बहुत मजेदार टॉपिक है, एकदम मजा आ जाएगी आप लोग को देखिएगा। इफेक्ट सरफेस टेंशन का इफेक्ट। सरफेस टेंशन की वजह से लिक्विड का सरफेस क्या करता है अपने आप, मतलब खींचता है और खींच के स्फेरिकल बनाने की कोशिश करता है, यानी स्फीयर बनता है। तो फिर भाई मैं पानी वाटर लिया, उसको गिराया या बारिश ही हो रही है, तो लिक्विड का जो मॉलिक्यूल या लिक्विड का जो ड्रॉप है वो क्यों नहीं क्यूब शेप में होता, क्यों नहीं क्यूबॉइड शेप में होता, हमेशा वो कौन सी शेप में होता है? देखा है, अगर मैं ड्रॉप गिराऊंगा तो वो स्फेरिकल शेप में होगा, थोड़ा सा खिंचता भी। आप ये कह सकते हैं सर बिल्कुल नहीं ऐसे होता है, ऐसे होता है। वो खिंचता इसलिए है कि अपने वेट की वजह से, क्योंकि उसका वेट रहता थोड़ा सा खिंच जाता। अगर वेट नहीं रहता तो वो पूरा स्फेरिकल रहता। समझ में आ रही बात? यानी कोई भी अगर लिक्विड है उसका अगर हम ड्रॉप देखेंगे तो हमेशा कैसा सरफेस बनाएगा, स्फेरिकल। तो क्यों स्फेरिकल बना, क्यों? सरफेस टेंशन की वजह से, यानी अपनी एरिया को मिनिमाइज करने के लिए, ताकि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में चला जाए। अरे बोलो भाई बात समझ में आ रही है? तो आगे आपसे कोई पूछेगा कि लिक्विड का जो लिक्विड का ड्रॉप जो होता है वो क्यों स्फेरिकल होता है, तो आप क्यों बताएंगे? ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस टेंशन। और सरफेस टेंशन क्या होता है आप जानते हैं? समझ में आ रही बात?
क्लियर? पहला पॉइंट सबको समझ में आया? सोप बबल भी, सोप बबल देखे हैं? अरे साबुन का झाग देखे हैं ना? वो भी कैसा होता है? स्फेरिकली तो होता है। क्यों होता है? वो भी इसी प्रॉपर्टी सरफेस टेंशन की वजह से। सोप बबल भी स्फेरिकल होता है सरफेस टेंशन की ही प्रॉपर्टी की वजह से, ताकि वो अपने एरिया को मिनिमाइज कर सके, ताकि वो पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज कर सके, ताकि वो क्या हो जाए, स्टेबल। समझ में आ रही बात? क्यों ये सब स्फेरिकल होते हैं? ठीक है। एक और एग्जांपल, कौन सा एग्जांपल? कपड़ा धुला है कभी? हाँ? ब्रश जो कपड़ा धुलने वाला है वो पहले मान लीजिए सूखा है, सूखा तो एकदम नॉर्मल है, फिर उसको आप पानी के अंदर डाले और निकाले, तो क्या वो जो उसके ब्रश होते हैं, जो उसके हेयर या उसके बाल होते हैं, वो क्या होते हैं? सब एक दूसरे चिपक जाते हैं कि नहीं पानी में डालने के बाद? क्यों होते हैं? हाँ, क्योंकि वो जब पानी में डालेंगे तो अब उस ब्रश के ऊपर पानी लग गया, और उस वाटर के पास सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी होती है ना? कोहेसिव फोर्स हो जाएगा। कोहेसिव फोर्स जो वो जो होगा वाटर का मॉलिक्यूल एक दूसरे को कोहेसिव फोर्स लगाएगा, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, वो खींचेगा। आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि सरफेस टेंशन की वजह से, सरफेस टेंशन कोहेसिव फोर्स होता है। सरफेस टेंशन जो वाटर मॉलिक्यूल के अंदर क्या लगेगा? सरफेस टेंशन, वो अपनी एरिया को मिनिमाइज करना चाहेगा। एरिया को मिनिमाइज करने के लिए सब एक दूसरे पे क्या हो जाते हैं? चिपक जाते हैं। समझ में आ रही बात? तो वाटर मॉलिक्यूल में कोहेसिव फोर्स होता है, इसलिए वो एक दूसरे पे अट्रैक्ट होता है। तो आपसे अगर पूछा जाएगा कि वो जो ब्रश होता है, ब्रश के हेयर क्यों एक दूसरे पे स्टिक हो जाते हैं पानी में डालने के बाद, पानी से निकालने के बाद, है ना? वो उसकी यही रीजन है, सरफेस टेंशन। समझ में आई बात? अरे क्लियर है? दोनों एग्जांपल समझ में आया? ये दोनों इफेक्ट समझ में आया? तीसरा एक इफेक्ट, कपड़ा धुलने दें ना, कपड़ा धुलते हैं, अगर आप साफ पानी से कपड़ा धुले, है ना, तो कपड़ा नहीं साफ होता है। अगर प्योर वाटर से धुले तो नहीं साफ होता। लेकिन अगर पानी में डिटर्जेंट डाल दें या पानी को गर्म कर दें, पानी को डिटर्जेंट डाल दें या पानी को गर्म कर दें, डिटर्जेंट मतलब उसमें सर्फ डाल दें, तो कपड़ा बहुत अच्छा साफ हो जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, है ना, सरफेस टेंशन की ही वजह से। ऐसा इसलिए पानी का जो सरफेस टेंशन होता है, कोहेसिव फोर्स में ज्यादा होता पानी, है ना? पानी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो जो गंदगी है, जो डर्ट है कपड़े में, उसके साथ वो अट्रैक्ट नहीं करेगा अगर सिर्फ सिंपल वाटर होगा, क्योंकि वाटर के पास सरफेस टेंशन जो होगा वो ज्यादा होगा, क्योंकि उसके पास कोहेसिव फोर्स ज्यादा होगा। लेकिन जब डिटर्जेंट डाल देंगे तो सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी कम हो जाएगी, यानी कोहेसिव फोर्स कम हो जाएगा। समझ में आएगा? सरफेस टेंशन कम होगा मतलब कोहेसिव फोर्स कम होगा। तो वाटर और वाटर के बीच में जो कोहेसिव फोर्स है वो अब कम हो जाएगा, और वाटर और डर्ट के बीच में जो एडहेसिव फोर्स है वो बढ़ जाएगा डिटर्जेंट डालने से, तो गंदगी को बाहर निकाल देता है। समझ में आई बात? समझ में आई डिटर्जेंट कैसे काम करता है? अब जैसे आप लोग ये मतलब जो रहते हैं यूट्यूब पे बोलेंगे क्यों ये सब पढ़ाया जाता है, क्यों ये सब अरे अब आपको पता नहीं है ना कि आप फ्यूचर में क्या बनेंगे। हो सकता है आप किसी साबुन की कंपनी के मालिक बन गए, तो ये सब आना चाहिए ना आपको, तो इसीलिए सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं। अगर आप किसी साबुन या सर्फ की कंपनी के मालिक बन गए तो सरफेस टेंशन के बारे में पता होना चाहिए ना, तभी तो आप वो कंपनी चला पाएंगे। जैसे मान लीजिए आप डॉक्टर ही बन गए, स्किन के डॉक्टर बन गए, है ना, तो आप कोई अपना साबुन बना रहे हैं जिससे स्किन बहुत अच्छी रहे, आप कोई फेस वॉश बना रहे हैं जिससे स्किन बहुत अच्छी रहे, डॉक्टर ही बन रहे हैं, तो वहां पर आपको सरफेस टेंशन के बारे में पता होना चाहिए ना। तो ये मतलब ऐसे एक बात आगे मैं आपको बता दें, लोग कहेंगे क्यों ये सारी चीजें पढ़ाई जाती है, हर चीज की जरूरत है, लेकिन आप उसका इस्तेमाल तो करिए। आप उसका इस्तेमाल करना नहीं जानते पढ़ने के बाद। आई बात समझ? तो क्यों डिटर्जेंट से कपड़ा अच्छा धुलता है? क्लियर है? ड्यू टू द सरफेस टेंशन। आगे बात समझने, इतना क्लियर है? ठीक। अच्छा, जो निडल होती है सुई, सुई को अगर आप पानी के सरफेस पे रखेंगे तो डूबती नहीं। क्यों? अगर सुई को आप रखेंगे, क्योंकि सुई की जो डेंसिटी होगी, जो सुई की डेंसिटी होगी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा होगी, तो बायसी फोर्स का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो डूब जाएगी। आगे बात समझे?
लेकिन उसके बावजूद भी नहीं, क्योंकि डेंसिटी ज्यादा रही है सुई की, निडल की डेंसिटी ज्यादा है तो डूबनी चाहिए ना बाउंसिंग फोर्स के अकॉर्डिंग, लेकिन तब भी नहीं डूबती सुई जो है, तब भी नहीं डूबती। पानी में सरफेस पे रखेंगे बहुत आराम से, ऐसे फेंकेंगे तो डूबी जाएगी, बहुत आराम से रखेंगे तो नहीं डूबे, क्योंकि सरफेस टेंशन की वजह से। जब आप सुई को, निडल को, एक होता है चौथा है ना, 3 बता चुका, चौथा है ना, चौथा क्या मैं बता रहा हूं कि जो निडल है, जैसे मान लीजिए कोई सरफेस है, मान लीजिए सरफेस कोई एकदम सिंपल सा लिक्विड का सरफेस है, उस पे निडल रखेंगे तो थोड़ा सा कर्व बनाएगा, जैसे झूला देखें आप लोग, झूला पे बैठ, अरे वो टॉम एंड जेरी वाला झूला देखे हैं, नीचे से कर्व बन जाता है उस पे बैठने से, या घर में सोफा है, सोफे पे बैठेंगे तो कर्व बन जाता है ना, बन जाता है कि सोफा दब जाता है। वैसा ही मान लीजिए, जैसे मान लीजिए ये है, अगर सुई रखेंगे, अगर निडल रखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दब जाएगा, आगे बात समझ, कुछ इस तरीके से दबेगा, ये लिक्विड का सरफेस पे बना, ये जो बना है लिक्विड का सरफेस है ना, और यहाँ पर मान लीजिए ऐसे ही मैंने एक निडल रखी, यहाँ पर मैंने एक ऐसे निडल रख दी है ना, ये यहाँ पर मैंने ऐसे एक निडल रख दी है ना, ये कुछ समझ में आ रहा है, ऐसे एक लिक्विड का सरफेस है, उस पे मैंने निडल रख दी, अरे कुछ बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, ये लिक्विड का सरफेस है ना, ये लिक्विड का सरफेस क्या हो गया, समझ में आएगी बात, नहीं समझना, ये लिक्विड का सरफेस है। तब अब देखिएगा यहां से हुआ क्या, यहां से हुआ क्या, जब ये दबेगा तो ये लिक्विड का सरफेस है और ये लेंथ है, तो लिक्विड का सरफेस खींचेगा, जब वो दबेगा तो खींचेगा, और जो जब खींचता है तो किसकी वजह, सरफेस टेंशन की वजह से खींचेगा, तो सरफेस टेंशन इधर फोर्स लगेगा, इस पे, इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, फोर्स लगेगा उसकी वजह से, और इस डायरेक्शन में भी फोर्स लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा। यानी यहां पर अगर मैं बात करूं, अगर मैं यहां पर बात करूं, यहां पर बात करूं तो एक यहां पर मान लीजिए ऊपर की तरफ उसके फोर्स लगेगा और एक इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, क्योंकि ऐसे नीडल के ऊपर सरफेस टेंशन की वजह से दो फोर्स है। अगर मैं ऐसे नीडल रखा तो थोड़ा सा, ये मान लीजिए नीडल पानी के अंदर ऐसे रखा तो एक इधर लिक्विड सरफेस ऐसे जाएगा और यहां पर भी ऐसे जाएगा, तो इधर भी एक सरफेस निडल की उस वजह से ऊपर की तरफ सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स लगेगा और इधर भी एक ऊपर की तरफ, है ना। तो अगर ये लेंथ L है और इस सरफेस टेंशन लिक्विड का T है, तो इधर फोर्स कितना लगेगा, T into L लगेगा, और इधर भी फोर्स कितना लगेगा, T into L लगेगा, दोनों आए। और ये जो एंगल बना रहा है, मान लीजिए थीटा इधर भी बना रहा है, थीटा इधर भी बना रहा है, तो इस TL का cos थीटा का कंपोनेंट इधर आएगा, कितना होगा, TL cos थीटा, और इधर भी कितना हो जाएगा, TL cos थीटा होगा। अरे बोलो भाई, आ रही बात समझ में, और TL sin थीटा इधर आएगा, और क्या दोनों इधर आएगा तो 2TL sin थीटा होगा, बोलो मेरे भाई, यानी 2TL sin थीटा ऊपर की तरफ लगेगा। ये लिक्विड है ना मेरे भाई, ये नीडल है, TL इधर, TL इधर, तो TL इधर लगा था, TL cos थीटा इधर, और TL sin थीटा इधर, और इधर से भी TL sin थीटा, TL sin थीटा ऊपर है, तो 2TL sin थीटा होगा, और नीचे इसका क्या लगेगा, वेट mg। तो ये जो 2TL sin थीटा है, 2TL sin थीटा, ये mg को, इसके वेट को क्या कर लेगा, बैलेंस कर लेगा, इसीलिए वो डूबेगा नहीं। समझ में आई बात, क्यों नहीं डूबता है, क्योंकि सरफेस टेंशन की वजह से उस निडल के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा 2TL sin थीटा, जो उसके वेट को क्या करेगा, बैलेंस करेगा। अरे समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया, निडल वाला केस समझ में आया कि नहीं डूबेगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से बना दे रहा हूं, है ना, ये यहां पर आप ये तो डायग्राम उसका है, समझने के लिए मैं इसका अलग से एक सामने से लिक्विड सरफेस
जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर एक लिक्विड सरफेस है, ऐसे दिखेगा, ये मान लीजिए कोई कंटेनर है ना, इसमें लिक्विड, ठीक, और ये निडल के सामने वाला पार्ट दिख रहा है ना। अब जो वो ऊपर से मैंने बना, ऊपर से, अब निडल के सामने वाला पार्ट, तो यहां पर निडल पे एक टीएल और इधर भी एक टीएल लगेगा। इसमें नहीं समझ में आता टीएल, इसीलिए मैंने ऐसे बनाया, इसमें समझ में। अब टीएल का एक इधर लगेगा, ये अगर थीटा है और ये भी थीटा है, तो ये टीएल कॉस थीटा और टीएल कॉस थीटा दोनों साइड क्या हो जाएंगे, बैलेंस। और ऊपर क्या लगेगा, 2TL होगा, दोनों तरफ से ऐड हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, यानी 2TL साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा। समझ में आई बात, क्यों निडल फ्लोट करेगा। निडल क्यों फ्लोट करेगा सरफेस के ऊपर, ड्यू टू द सरफेस टेंशन, यानी 2TL साइन थीटा mg को बैलेंस। की सरफेस टेंशन जो उसमें लिंक से मल्टीप्लाई करेंगे तब उसकी वजह से फोर्स। यहां तक समझ आया सबको, ठीक। अभी और भी एग्जांपल है, पहले 4 लिख लीजिए, हो गया। इसमें ये बना लिएगा कि इसकी लेंथ जो है वो L है, L दिखा दीजिए कि इसकी लेंथ L है, L क्या है वो आपको बताना है। ये समझ में आया, निडल क्यों फ्लोट करेगी, 2TL साइन। अच्छा, अब मान लीजिए निडल को यहां पर फ्लोट कर रही है। अब अगर निडल को सुई को पकड़कर अगर आप उठाएंगे, पानी से निकालेंगे तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, क्या जितना उसका वेट है कि एक्सेस प्रेशर लगाना। क्या आपने फील, जैसे मान लीजिए कोई सिक्का जो पानी के ऊपर है, या कोई डिस्क मान लीजिए पानी के ऊपर है, या पेज ही मान लीजिए पानी के ऊपर है, तो अगर उसको उठाते हैं तो ऐसा लगता नहीं कुछ चिपका हुआ, उसमें कुछ एक्स्ट्रा फोर्स देना पड़ता है। अरे बोलो भाई, ऐसा फील हुआ है, नहीं हुआ है? तो ऐसे ही निडल में भी, निडल अगर पानी के ऊपर फ्लोट कर रही है, जब उसको उठाएंगे तो आपको एक्सेस फोर्स देना पड़ेगा। एक तो उसका वेट mg रहेगा, उतना तो देना ही पड़ेगा, लेकिन एक एक्सेस फोर्स देना पड़ता है, एक्स्ट्रा। आपको खुद फील होगा कि वो एक्स्ट्रा फोर्स आपको लगाना पड़ा, जैसे लग रहा है वो चिपका हुआ, तो उस चिपके हुए से उठाने के लिए आपको एक्सेस फोर्स लगा। वो चिपका हुआ नहीं होता, वो एक्चुअल सरफेस टेंशन उसमें नीचे की तरफ फोर्स लगा था जब उठा। जब वो फ्लोट कर रहा था ना, तब सरफेस टेंशन फोर्स ऊपर लगा रहा था जब वो तैर रहा था, लेकिन जब उसको आप उठाएंगे ना तो वो फोर्स चेंज हो जाएगा। क्यों, कैसे, देखिएगा 5 पॉइंट, बहुत ही जबरदस्त पॉइंट। ये मान लीजिए रिंग है, सॉरी निडल है, ये मान लीजिए निडल है आपकी एल लेंथ की, है ना, ये निडल है एल लेंथ की। अब अगर मैं इसको पानी से उठाऊंगा, अगर मैं इसको पानी से उठाऊंगा तो पानी की लेयर कुछ ऊपर तक जाएगी। ये जैसे मान लीजिए निडल है, फ्लोट कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, तो पानी की लेयर यहां से ऐसे थी, है ना, यहां से ऐसे थी पानी की लेयर, लेकिन जब मैं इसको उठाऊंगा ऊपर तो पानी की लेयर क्या ऐसे बन जाएगी? अरे नहीं भाई, अरे ये है, ये निडल है, जब मैं इसको उठाऊंगा ऊपर की तरफ तो पानी की लेयर कुछ ऐसे बन जाएगी। बोलो मेरे भाई, नहीं बनेगी, पानी की लेयर थोड़ा सा ऊपर तक जाएगी। तो वही मेरे कहने का मतलब, यहां पर मैं वही बना रहा था आपको कि पानी की लेयर जो होगी कुछ ऐसे बनेगी। समझ में आएगी बात? तो ये वाला डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं। जैसे ये निडल है ना, पानी के कुछ ऐसे बने, समझ में आ रही बात? ये वाले निडल यहाँ भी क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है? ये निडल है, तो ये ऊपर की तरफ जब उठाएंगे तो लिक्विड का सरफेस कुछ ऐसे हो जाएगा, ठीक।
लिक्विड का सरफेस यहां पर ऐसे हो जाएगा। अब लिक्विड का सरफेस ऐसे कर्व हो गया तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में सरफेस टेंशन लगता है, अब सरफेस टेंशन किधर लगेगा, नीचे की तरफ लग जाएगा। आ रही बात समझे, यानी सरफेस टेंशन यहां पर लगेगा, ये अगर इसकी लेंथ एल है तो सरफेस टेंशन यहां पर टीएल लगेगा और यहां भी टीएल लगेगा, है ना। अरे बोलो भाई, तो एक्स्ट्रा जो फोर्स लगेगा, है ना, टू लिफ्ट द नीडल फ्रॉम लिक्विड सरफेस, excess force will require, क्या होगा, एक्सेस फोर्स की जरूरत होगी। और वो एक्सेस फोर्स होगा कितना, यहां से ऊपर की तरफ हम वो एक्सेस फोर्स लगाएंगे, कितना होगा एक्सेस फोर्स, 2 into TL होगा। आगे बात समझ, यहां पर बिल्कुल नीचे TL लगेगा, एंगल पे नहीं लगेगा। जब वो फ्लोट करेगा तब बिल्कुल ऊपर नहीं लगेगा, तब एंगल पे लग रहा था। अब यहां पर जब उठाएंगे सरफेस बिल्कुल वर्टिकल हो जाएगा। आ रही बात समझे, बहुत ही क्रिटिकल है, ये सब अच्छे लोग नहीं समझ पा रहे। बिल्कुल ये वर्टिकल हो जाएगा तो टीएल डीएल दोनों साइड से टीएल टीएल लगेगा, तो यहां पर एक्सेस जो फोर्स लगेगा वो 2 टीएल लगेगा। तो टोटल फोर्स कितना चाहिए, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड इसको लिफ्ट करने के लिए, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड, है ना, टू लिफ्ट, ऊपर उठाने के लिए, टू लिफ्ट नीडल, कितना होगा, एक तो mg भी चाहिए और किसी चीज को उठाने के लिए उसके वेट के बराबर होना चाहिए। मुझे चेयर को ही उठाना है तो जितना उसका वेट हो उतना ही तो फोर्स लगाना पड़ेगा, कि उससे ज्यादा है, जितना है उतना कि उससे ज्यादा है, हाँ उतना ही। बहुत बढ़िया, कई बार ये सब बता चुका हूं, है ना, कि जितना उसका फोर्स है उतना ही लगाना पड़ेगा, है ना। तो mg प्लस 2TL लगेगा, तो वेट को बैलेंस करने के लिए mg और एक्सेस प्रेशर क्या होगा 2TL, यानी जो एक्सेस प्रेशर आपको चाहिए वो कितना चाहिए 2TL। अरे समझ में आई बात, नीडल को लिफ्ट करने के लिए एक्सेस प्रेशर कितना चाहिए। ऐसे ही मान लीजिए एक कोई डिस्क, ये मान लीजिए कोई डिस्क है ना, ये डिस्क। अब डिस्क को मैं यहां से उठा रहा हूं, डिस्क को उठाऊंगा तो यहां भी ऐसे कुछ बनेगा, ठीक, यहां भी कुछ ऐसे ही बनेगा। बोलो डिस्क को उठाएंगे तो यहां से नीचे से भी उसके ऐसे सरफेस बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा ना। तो यहां भी एक, जैसे यहां भी पूरे सरफेस चारों तरफ से बनेगा, यहां पर तो चारों तरफ से बनेगा ना, चारों तरफ से तो लिक्विड है, पूरा डिस्क उसके तैर रहा है, तो उस पे चारों तरफ से फोर्स लगेगा डिस्क कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, जो एक्सेस प्रेशर यहां पर जरूरत पड़ेगी, इसमें जो एक्सेस प्रेशर, डिस्क को उठाने के लिए एक्सेस प्रेशर की जरूरत, यानी टू लिफ्ट डिस्क ऑफ रेडियस r फ्रॉम लिक्विड सरफेस से अगर डिस्क को उठाना है ना, एक्सेस फोर्स कितना होगा, एक्सेस फोर्स विल बी कितना होगा, एक्सेस फोर्स होगा एक टेंशन इनटू लेंथ, तो सरफेस टेंशन T है, और लेंथ कितना होगा चारों तरफ से, इसका सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा 2 पाई r। यहां पर इसकी लेंथ ये दिया था, L इधर 2L थी लेंथ 2L, यहां पर पूरी लेंथ चारों तरफ से ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 पाई r। यानी इसको उठाने के लिए फोर्स कितना, फोर्स का फार्मूला क्या होगा, सरफेस टेंशन इनटू लेंथ, तो लेंथ क्या होगा उसके सरकमफ्रेंस की इक्वल T इनटू 2 पाई। अरे समझ में आया कि नहीं आया, आ रही बात समझ में, क्लियर है। अच्छा
यहां से लेके पूरा सरफेस टेंशन की जरूरत पड़ेगी, नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, इसको यहाँ पर नीचे खींचेगा, ये लिक्विड सरफेस है, ऐसे चारों तरफ लगेगा, वो पीछे का हमको दिख नहीं रहा, ऐसे इस डिस्क पे चारों तरफ लगेगा। समझ में आ गई बात? अच्छा, ऐसे 7 वाला मान लीजिए, 7 वाला अगर मान लीजिए रिंग, 7 वाला मान लीजिए रिंग, इसकी इनर रेडियस r1 है और आउटर रेडियस r2, ये रिंग है ना, अंदर का। तो इसमें एक्सेस प्रेशर कितना जरूरत पड़ेगा? एक्सेस प्रेशर क्या होगा? जितना टेंशन होगा इनटू लेंथ, इसकी लेंथ कितनी होगी? अब इसमें 2 लेंथ, एक बाहर है और एक अंदर, इसमें एक ही लेंथ थी तो 3 × 2 पाई r, इसमें 3 × 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2 है ना। तो यहाँ पर एक्सेस प्रेशर T = 2 पाई r1 प्लस T × 2 पाई, अरे बोलो भाई समझ में आया? अगर रिंग होगी तो कितना एक्सेस प्रेशर होगा? टेंशन इनटू लेंथ। यहां पर लेंथ कितना था? डबल L 2L, इधर था इधर था। यहां पर कितना था? 2 पाई r। यहां पर 2 डिस्क है तो 2 पाई r1 2 पाई r2। समझ में आया एक्सेस प्रेशर की जरूरत? समझ में आ गई बात ना? ठीक है, तो पहले 5 लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे और 7 में भी ये डायग्राम बनाने के बाद ये लाइन लिखेंगे। इसमें मैं लिखा नहीं, टू लिफ्ट अ रिंग of inner radius r1 and outer radius r2 from liquid surface, excess force will be, ठीक ना? पूरा लिख लीजिए तीनों। डिपेंडेंसी ऑफ सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन किस पे डिपेंड है? लिख लीजिए डिपेंडेंसी ऑफ सरफेस टेंशन, डिपेंडेंसी ऑफ सरफेस टेंशन 3 चीजों पे डिपेंड करता है। पहला ऑन कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स पे डिपेंड करता है। दूसरा ऑन इम्प्योरिटीज, इम्प्योरिटीज पे डिपेंड करेगा, और तीसरा ऑन टेम्परेचर। 3 चीजों पे सरफेस टेंशन डिपेंड करता है मेरे भाई, और ये किसी चीज पे डिपेंड नहीं करेगा। कोहेसिव फोर्स पे डिपेंड करेगा, इम्प्योरिटीज पे डिपेंड करेगा और टेम्परेचर पे। मेरे भाई मैंने बताया था सरफेस टेंशन जो होता है वो कोहेसिव फोर्स होता है। अगर कोहेसिव फोर्स हम लोग इंक्रीज करेंगे तो सरफेस टेंशन इंक्रीज करेगा, उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो पहला आपको बिल्कुल क्लियर है कि अगर किसी भी लिक्विड का हम कोहेसिव फोर्स इंक्रीज कर दें, कोहेसिव फोर्स इंक्रीज कर दें तो क्या हो जाएगा? सरफेस टेंशन बढ़ता है, इंक्रीज कर जाएगा। समझ में आएगा? इम्प्योरिटीज, इम्प्योरिटीज अगर हम लोग कंप्लीटली सोल्यूबल इम्प्योरिटीज मिला है ना, यानी इसमें क्या होगा? सरफेस टेंशन इंक्रीजेस और इंक्रीजिंग कोहेसिव फोर्स को इंक्रीज करेंगे तो सरफेस टेंशन क्या होगा? इम्प्योरिटीज में आपको 2 चीजें देखनी है कि जो इम्प्योरिटीज मिला रहे हैं वो कंप्लीटली सॉल्युबल है कि पार्शियली सॉल्युबल है। तो अगर कंप्लीटली सॉल्युबल है, फॉर कंप्लीटली सॉल्युबल है ना, फॉर कंप्लीटली सॉल्युबल सरफेस टेंशन इंक्रीजेस। सरफेस टेंशन क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। एग्जांपल जैसे आयनिक सॉल्ट, आयनिक सॉल्ट को मिलाएंगे तो नमक जो पानी में पूरा घुल जाता है, तो नमक को अगर पानी में मिला देंगे तो सरफेस टेंशन इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि सरफेस टेंशन पानी के अंदर पूरा घुल जाता है, पूरा कंप्लीटली सॉल्युबल होता है। समझ में आ रही बात? आयनिक सॉल्ट जो होता है वो कंप्लीटली सॉल्युबल होता है, नहीं होता है ना? आप लोग ज्यादा जानेंगे केमिस्ट्री पढ़े, तो कंप्लीटली सॉल्युबल है, इसलिए सरफेस टेंशन उसका क्या हो जाएगा? लेकिन फॉर पार्शियली सॉल्युबल के लिए, अगर पार्शियली सॉल्युबल है तो सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। इम्प्योरिटीज पे ऐसे डिपेंड करता है। जैसे डिटर्जेंट कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं होता,
पानी में रहता है डिटर्जेंट, ऐसा नहीं पूरा सॉल्युबल हो जाता है सर्फ को मिलाएंगे तो सर्फ को अगर मिलाएंगे डिटर्जेंट को मिलाएंगे तो पार्शियली सॉल्युबल होता है लिक्विड में, इसलिए सरफेस टेंशन उसमें क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। अभी मैंने एग्जांपल बताया सरफेस टेंशन डिक्रीज करता है यानी वाटर के बीच में कोहेसिव फोर्स डिक्रीज कर जाता है, इसलिए तो गंदगी को फिर साफ कर देता है, बताया ना अभी। तो डिटर्जेंट क्या है, पार्शियली सॉल्युबल, उसको अगर मिलाएंगे उसमें तो सरफेस टेंशन क्या होगा, समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात। अगर आप लिक्विड को गर्म करें हॉट तो भी तो कपड़ा साफ हो जाता है, गर्म पानी से धुलते हैं तो कपड़ा अच्छे से साफ होता है, इसका मतलब सरफेस टेंशन डिक्रीज हो गया। जब सरफेस टेंशन कम होगा तभी कपड़ा अच्छे से साफ होगा। इसका मतलब ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर सरफेस टेंशन डिक्रीजेस। चलिए लास्ट वाला ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर सरफेस टेंशन क्या होगा, समझ में आए ये तीनों केस? अगर समझ में आया लिख लेंगे, पहला वाला लिखिए कोहेसिव फोर्स वाला लिख लीजिए पूरा फोर्स, सरफेस एनर्जी क्या यदि लिखेंगे सरफेस एनर्जी, यदि लिखे सरफेस एनर्जी, जो सरफेस फिल्म होती है क्या उसके पास एनर्जी होती है कि नहीं होती है ना, पोटेंशियल एनर्जी मतलब होती है, उसी को हम लोग सरफेस एनर्जी, और वो कैसे उसको मिलती है, उसको ऊपर ले जाने में जितना वर्धन करना पड़ेगा, या हम ये बोल सकते हैं कि जितनी उसकी एरिया इंक्रीज कर सकते हैं वो भी अभी हम लोग बताएं, है ना। देखिए अब इसको मैं कैसे समझाऊंगा सरफेस एनर्जी को। मान लीजिए अगर कोई सरफेस है, अगर मैं उसकी एरिया को बढ़ा दिया, ये बताइए कोई सरफेस है तो वो क्या करना चाहेगा, अपनी एरिया को कम करेगा ना, यानी सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स लग रहा होगा वो अपनी एरिया को मिनिमाइज कर रहा होगा, यानी अंदर की तरफ खींच रहा होगा, एरिया को मिनिमाइज कर रहा होगा, एरिया को कम करना चाहिए। तो अगर मैं उसकी एरिया बढ़ाऊंगा तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा। तो अगर मैं उसकी एरिया बढ़ा दूं खींच के, वो खुद से अपनी एरिया को मिनिमाइज करना चाह रहा है, लेकिन मैं उसकी एरिया को बढ़ा दूं, और उसकी एरिया को अगर मैं बढ़ाऊंगा तो मुझको बाहर से फोर्स लगाना पड़ेगा, मतलब बाहर से वर्क डन करना पड़ेगा। तो जो मैंने बाहर से वर्क डन किया उसकी एरिया को बढ़ाने के लिए वही वर्क डन उसके एनर्जी के फॉर्म में क्या होगा, स्टोर होगा, और उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सरफेस। समझ में आई बात? यहां सरफेस एनर्जी निकालना है तो मैं सिर्फ सरफेस फिल्म लूंगा, पूरा लिक्विड नहीं लूंगा। लिक्विड की मैं बस एक पतली सी फिल्म ले रहा हूं, सरफेस ले रहा हूं। और वो फिल्म आप कैसे बनाएंगे क्या आपने कभी देखा है? मान लीजिए मैंने कोई एक रेक्टेंगुलर शेप का वायर लिया, फील करिएगा, ये कोई रेक्टेंगुलर शेप का वायर है और इस पे मैंने एक स्लाइडिंग वायर ले लिया, ये मान लीजिए कोई स्लाइडिंग वायर है ना, और इस पे मैंने एक लिक्विड की फिल्म बना, ये लिक्विड की फिल्म बना दी, यहां पर एक लिक्विड की फिल्म। समझ में आएगा? ये ऊपर से देखा जा रहा है, ऐसे एक लिक्विड की फिल्म है अजमेर भाई, आपने देखा होगा, ऐसे मान लीजिए है, ये ऐसे वायर है ना, और यहां पर मैंने ये ऐसे किया हुआ है, ये जैसे मान लीजिए ये है, ये ऐसे हुआ और ये ठीक, ये मैंने वायर ली, 4 रेक्टेंगुलर वायर ली। अब ये वाली जो फिल्म है इसके ऊपर मैंने रख, ये एक वायर यहाँ पर मैंने रख दिया। अब इसमें मैं अगर इसको पानी में मैं पूरा एक सिस्टम डाल के इसे निकालूं तो इसमें एक फिल्म बन जाएगी। ऐसा कभी देखा आपने? यहाँ पर एक फिल्म बन जाएगी, बनेगी यहाँ पर फिल्म, और फिल्म के 2 सरफेस हैं, एक इधर से भी दिखेगा, एक पीछे से भी दिखेगा, नीचे से भी दिखेगा। यहाँ एक पतली सी फिल्म बनेगी, मोबाइल मेरी वहां लगी हुई है, जब मैं टीवी में देखा था फिल्म, कैसे फिल्म देखा नहीं आप लोगों ने? पतली सी फिल्म, हाँ बबल देखे ना, वैसे ही जैसे इस पूरे सिस्टम को, पूरा सिस्टम 4 वायर का है, अगर मैं इसको उठाकर पानी में डालूं फिर निकालूं इसको, तो इस पूरे इसमें पूरे फिल्म बन जाएगी, वाटर की एक लेयर, पतली सी लेयर बनेगी, है ना, ऊपर से भी दिखेगी, नीचे दो तरफ से उसका सरफेस दिखेगा, वही वो पतली सी लेयर है, और उसमें एक स्लाइडिंग वायर,
ये स्लाइडिंग वायर है, अब इसके पास मान लीजिए कुछ एरिया होगी, इसकी लेंथ कुछ होगी और कुछ एरिया होगी, मान लीजिए इसकी लेंथ बन एरिया एल, ये मान लीजिए लेंथ जो स्लाइडिंग वायर इसकी लेंथ है ना। अब अगर मुझको निकालना है कि मैंने कितना इसकी सरफेस एनर्जी दिया, कितना इसके पास सरफेस एनर्जी है, तो मैं इसकी एरिया को इंक्रीज करूंगा। ये क्या करेगा, ये लिक्विड क्या करना चाहिए, जो लिक्विड है एरिया को मिनिमाइज कैसे करेगा, सरफेस टेंशन का फोर्स लगा के। तो सरफेस टेंशन वाला फोर्स किधर लगेगा, अंदर की तरफ लगेगा, T into L। अरे अंदर की तरफ लगेगा कि नहीं, T into L, और T into L नहीं लगेगा, 2T into L लगेगा, क्योंकि एक ऊपर भी फिल्म है और नीचे दोनों तरफ से फिल्म है ना, तो 2 into T into L लगेगा। यानी सरफेस टेंशन इसको अंदर की तरफ खींचेगा, एरिया को मिनिमाइज करना चाहेगा। यही तो सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी है। लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं इधर बाहर एक इस पे फोर्स लगा दूंगा, और फोर्स लगाकर इसको कहां ले चला आया, यहां ले चला। ये मान लीजिए x डिस्टेंस यहां ले चला आया, समझ में आ रही बात, x डिस्टेंस में आगे ले चला गया। क्लियर, यहां तक समझ में आया। तो मैं जितना फोर्स लगाकर इसको यहां से यहां तक ले गया, तो जितना मैंने वर्क डन किया वही वर्क डन उसमें किस फॉर्म में स्टोर होगा, सरफेस एनर्जी। यहां पर सरफेस एनर्जी बोले, उसकी एनर्जी जो होगी सरफेस की, सरफेस एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। यानी सरफेस एनर्जी जो होगी, जो सरफेस एनर्जी जो होगी वो किसके इक्वल हो रही है, वर्क डन टू इंक्रीज एरिया, टू इंक्रीज एरिया अगेंस्ट सरफेस टेंशन के अगेंस्ट एरिया को इंक्रीज करने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, तो वर्क डन इन स्ट्रेचिंग फिल्म को स्ट्रेच करने के लिए कितना होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कितना हमने फोर्स लगाया और कितना हमने क्या कर दिया, डिस्प्लेसमेंट। यही वर्क डन है। या सरफेस एनर्जी हम इसको E से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सरफेस एनर्जी तो हम E से या W से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वर्क डन है, वर्क डन यही है। फोर्स कितना हम लोग लगा रहे हैं, जितना सरफेस टेंशन फोर्स लगाएगा उतना ही लगाना पड़ेगा, यानी कितना 2 into T into L। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, x हो रहा है, अरे बोलो भाई, तो E is equal to, है ना, यहां पर क्या होगा 2 into T, L into x क्या है, L into x क्या है, L ये और x क्या है, ये चीज क्या है, इंक्रीज इन एरिया है, लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया कितनी इंक्रीज, और 2 है, दोनों साइड एरिया है, तो यहां पर मैं लिखूंगा 2 into L into x होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, ये लेंथ है ये ब्रेथ है, यानी और दोनों साइड एरिया की, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेंशन सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। ये सरफेस एनर्जी या वर्क डन का क्या आ गया, फॉर्मूला। सरफेस टेंशन में चेंज इन एरिया, कितनी एनर्जी, कितनी एरिया आपने चेंज किया, पहले से उसकी एरिया कुछ रही होगी, तो मैंने कितना एडिशनल उसको दिया, यहां से यहां तक चेंज करने पे मैंने जितना उसकी एरिया को चेंज किया, उसके सरफेस टेंशन से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो उसकी सरफेस एनर्जी आ जाएगी, कितनी सरफेस एनर्जी मैंने उसकी बढ़ा। समझ में आई बात। यानी किसी भी फिल्म को, किसी भी सरफेस की आपको पता करना है कि कितना सरफेस एनर्जी आपने बढ़ाया, तो आपको क्या करना होगा, सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया, क्योंकि जब सरफेस एनर्जी बढ़ाएंगे तो आपको एरिया इंक्रीज करनी पड़ेगी ना। सरफेस टेंशन तो एरिया डिक्रीज करता है अपने से, तो अगर आपको सरफेस एनर्जी निकालनी, सरफेस एनर्जी कितनी बढ़ाई, तो आपको वर्क डन उसके अगेंस्ट करना पड़ेगा, यानी उसके अगेंस्ट करना कितना आ जाएगा, सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन। अरे समझ में आया ये कॉन्सेप्ट। और ये मैंने 2 क्यों लिया, ये दोनों साइड एरिया, आगे भी पीछे भी 2 आगे, तो उससे मतलब नहीं है, वो न्यूमेरिकल में जहां 2 सरफेस होगा तो 2 लगाएंगे, जहां 2 सरफेस नहीं होगा वहां 2 नहीं है, बस सरफेस टेंशन इनटू चेंजिंग एरिया। यहां से सरफेस टेंशन का एक और फॉर्मूला आ गया, सरफेस एनर्जी इनटू चेंजिंग एरिया, ये भी तो फॉर्मूला हो गया। सरफेस टेंशन का एक फॉर्मूला था फोर्स अपॉन लेंथ, एक और फॉर्मूला आ गया सरफेस एनर्जी अपॉन चेंजिंग एरिया।
यानी सरफेस एनर्जी जो चेंज हुई, सरफेस एनर्जी जो बढ़ी, कितनी एरिया को हमने इंक्रीज किया। समझ में आया सरफेस एनर्जी मेरे भाई? ये फिल्म समझ में आ रही क्या है? ये पतली सी एक लेयर है, पतली सी फिल्म, पतली सी चादर है ना? एक लिक्विड का लगा के, अरे पतली सी वो लीजिए, माचिस की वो लेके जोड़िए, उसके बाद पानी में डालिए, देखिए निकालिए, नहीं बनती है फिल्म तो कहिए। जब करेंगे एक्सपेरिमेंट तब, हाँ नहीं साबुन वाले में बनेगी उसका, क्योंकि वो कम होता है तो उसमें भी बनेगी, है ना? और पानी में भी बनेगी, ऐसा नहीं है, लेकिन पानी में आसानी से नहीं बनेगी, पानी में आसानी से नहीं बनेगी, ठीक ना? समझ में आया? तो ये पतली सी फिल्म बनी, और इस फिल्म की एक अब के ऊपर निकालना आपको क्या, कितनी एनर्जी हमने दिया, तो जितना हमने वर्क करके इसकी एरिया को इंक्रीज किया, वही सरफेस एनर्जी के फॉर्म में उसका फॉर्मूला क्या होगा, सरफेस टेंशन इनटू चेंज। लिखिए इसमें, देखिए इधर देखिए, कुछ स्पेशल केस इसके देखेंगे, स्पेशल केस सरफेस एनर्जी के जो क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। पहला है वर्क डन, डायग्राम बना देंगे, नहीं बना, डायग्राम बनाना था ना, डायग्राम पहले बना लीजिएगा, बना लीजिए। डायग्राम बना लीजिए जल्दी से, बीच में डायग्राम बना लेना चाहिए। तो आपको डायग्राम जो बनवाया था वो क्यों बनवाया था, मुंह देखने के लिए, जगह भी नहीं छोड़ेंगे डायग्राम के लिए। देखिए पहला स्पेशल, अगर एक ड्रॉप बनाना है, लिक्विड का ड्रॉप बनाना है, तो कितना वर्क करना पड़ेगा, उसके पास कितनी सरफेस एनर्जी है, उसको बनाना है, लिक्विड ड्रॉप को बनाना है। अरे इधर देखो, लिक्विड ड्रॉप को क्या करना है, बनाना है, उसको कितना वर्क करना पड़ेगा, तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया, है ना? जितना उस ड्रॉप का जो लिक्विड होगा उसका सरफेस टेंशन, जितना प्रॉपर्टी दी रहेगी एस की वैल्यू, और कितनी एरिया आपने चेंज कर दिया, यही तो होता है वर्क डन, या सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला यही तो होता है। तो वर्क डन सरफेस टेंशन, चेंज इन एरिया, कितनी एरिया चेंज हुई, है ना? रेडियस आर का एक बनाना है, तो ड्रॉप है स्फेरिकल ड्रॉप, तो उसकी एरिया कितनी होगी, 4 पाई आर स्क्वायर होगी। अरे स्फीयर है भाई, तो 4 पाई आर स्क्वायर होगी, और इनिशियली कितनी एरिया रही होगी, अरे इनिशियल उसको बनाना है ना, ड्रॉप को बनाना है, तो इनिशियल पहले कितनी रही होगी, 0, ड्रॉप था ही तभी तो उसको बनाना है, तो पहले एरिया कितनी, अगर किसी को बनाना है आपको एकदम 0 से, तो पहले एरिया रही होगी नहीं 0, और आर रेडियस का बनाना तो 4 पाई आर स्क्वायर, तो कितना होगा, चेंज इन एरिया कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 0, इनिशियली 0 एरिया रहेगी, तो 4 0 से माइनस करने का कोई मतलब नहीं, तो यही वर्क डन का फॉर्मूला है। समझ में आई बात? किसी ड्रॉप को अगर आर रेडियस का है, उसके पास सरफेस एनर्जी कितनी होगी, सरफेस टेंशन इनटू उसकी एरिया, क्योंकि इनिशियली एरिया तो 0 होगी, चेंज इन एरिया। अरे समझ में आया? इतना ही वर्क डन करना पड़ेगा उसको बनाने में।
क्लियर। दूसरा वर्क डन, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस एनर्जी इन ब्लोइंग a soap bubble of radius। सोप बबल को ब्लोइंग करना मतलब फूंक मार के बनाना है। तो फूंक मार के बनाने मतलब आप वर्क कर रहे हैं ना, मतलब उसको एनर्जी दे रहे हैं ना। तो पहले तो बबल था ही नहीं, तो जीरो, फिर फूंक मार के बनाया तो उसकी एरिया, बबल में दोनों साइड एरिया होती है। समझिएगा आप, यहां मैं एक कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं। ये मान लीजिए आपका, मैंने ये जो है ये क्या मैंने बनाया है, ये पूरा ड्रॉप है और अंदर पूरा लिक्विड भरा हुआ है। ये लिक्विड का ड्रॉप है पहले वाले, इसमें तो बस बाहरी एरिया है, बाहरी एरिया है। आ रही बात समझे। ये आपका एक पतली सी फिल्म है, बाहर भी एयर है अंदर भी एयर है, बस ये पतली सी एक सोप की फिल्म है भैया। सोप में अंदर लिक्विड नहीं होता जो सोप का बबल बनता है। लिक्विड के कोई दूसरा पानी का ड्रॉप होगा, उसके अंदर पूरा लिक्विड होगा, तो इसलिए एरिया एक ही होती है। सोप में क्या होता है, बस यहीं पर फिल्म होती है, अंदर भी पूरा खाली होता है, बाहर भी खाली होता है। तो इसलिए सोप में दो एरिया होगी, एक बाहर होगी और एक अंदर होगी। तो 4 पाई आर स्क्वायर बाहर, 4 पाई आर स्क्वायर अंदर, तो 8 पाई आर स्क्वायर होगा। या आप ऐसे बोल सकते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया, या वर्क डन इज इक्वल टू सरफेस टेंशन, है ना, इनटू 2 इनटू 4 पाई आर स्क्वायर। बोलो मेरे भाई, सरफेस टेंशन हम टी ले रहे थे ना, टी ले रहे। बोलो भाई, समझ में आई बात। तो यहां से कितना आ जाएगा, 3 इंटू, या यहां से कितना जाएगा 8 हो जाएगा, 8 पाई आर स्क्वायर टी होगा, और इसमें क्या आएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अरे बोलो मेरे भाई, समझ में आया कि नहीं आया। यहां पर दो एरिया थी, तो इसीलिए चेंजिंग एरिया, इसलिए इसमें सोप बबल में 8 आ जाएगा। क्लियर। और ये लिक्विड का ड्रॉप है मेरे भाई, लिक्विड का ड्रॉप, ये सोप बबल, और ये क्या है मेरे भाई बता दीजिए। बाहर लिक्विड है और अंदर कुछ नहीं, ये क्या है, पूरा चारों तरफ लिक्विड है। वो क्या है, हाँ? ये क्या है बताइए। ये चारों तरफ लिक्विड है, उसके अंदर एक ऐसे खाली पड़ा हुआ ड्रॉप, स्फेरिकल ड्रॉप, एयर ड्रॉप, इसको एयर बबल कहेंगे। लिक्विड के अंदर कोई खाली चीज होगी तो उसको एयर बबल कहेंगे। तो ये एयर बबल, और हवा यानी एयर के अंदर कोई ड्रॉप होगा तो उसको लिक्विड ड्रॉप कहेंगे, और कोई एयर के ही अंदर अगर ऐसे कुछ होगा तो इसको सोप बबल। समझ आई बात। और ये एयर बबल। क्लियर, समझ में आ गई बात। ये दोनों पॉइंट नोट करें। अच्छा, अगर दे वर्क डन या सरफेस एनर्जी, तीसरा वर्क डन या सरफेस इन ब्लोइंग ए सोप बबल ऑफ रेडियस r1, है ना, रेडियस r1 का सोप बबल बनाना है ना, टू रेडियस r2, रेडियस r1 से रेडियस r2 का सोप बबल बनाना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 4 पाई r2 का स्क्वायर माइनस 4 पाई r1 का स्क्वायर होगा। पहले r1 रेडियस थी तो अब यहां पर 0 नहीं थी, यानी पहले r1 रेडियस का सोप बबल, उसको फूंक मार के हमने r2 रेडियस बना। तो ये आ जाएगा, यहां से कितना हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 8 पाई होगा इंटू r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर इंटू t। समझ में आ गई बात। एक को फॉर्मूला याद नहीं करना है, सब समझना है कि कैसे आया। देख नोट कर लीजिए तीसरा,
लिखेंगे splitting of big drop into smaller drops। एक बिग ड्रॉप को स्मॉलर ड्रॉप में ब्रेक करने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा या कितनी सरफेस एनर्जी देनी पड़ेगी, ये आपको बताना है मेरे भाई। देखेंगे फोर्स उसमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा। बताइएगा यार सब लोग। एक बिग ड्रॉप है, इसको स्प्लिट, इसका रेडियस में मान लें कैपिटल आर, और स्प्लिट करके छोटे छोटे बहुत सारे ड्रॉप बन गए। इसकी रेडियस हमको नहीं पता, ये एन ड्रॉप बन गए, एन ड्रॉप। यहां पर क्या हो गया, एन ड्रॉपलेट्स। ये पता है कितने ड्रॉपलेट्स बनेंगे, है ना। इसकी रेडियस नहीं पता तो पहले हमको इसकी रेडियस निकालना पड़ेगा, है ना। तो मेरे भाई बताइएगा रेडियस कैसे निकालेंगे जब एक ही ड्रॉप बड़े ड्रॉप से छोटे छोटे बने, तो क्या चीज कन्वर्ट होता है, वॉल्यूम कन्वर्ट होता है। यानी वॉल्यूम कन्वर्ट होगा, यानी वॉल्यूम ऑफ एन स्मॉल ड्रॉपलेट्स मस्ट बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप। जो बड़ा ड्रॉप है उसके वॉल्यूम के इक्वल होगा, तो पहले हम आर की वैल्यू निकाल लेंगे। एन ड्रॉप एक का वॉल्यूम कितना होगा, देखिए एक का कितना होगा, रेडियस आर, तो एक का कितना होगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और एन है तो यहां पर एन से मल्टीप्लाई, और बड़े वाले का क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर, 4/3 पाई से कैंसिल। यहां से हम निकालेंगे तो आर क्यूब की वैल्यू आर क्यूब बाई एन हो जाएगा, है ना। यहां पर हम एन की वैल्यू आर की वैल्यू निकालेंगे, यहां से हम लोग आर की वैल्यू निकालेंगे, आर अपॉन एन की पावर, आर की वैल्यू निकल जाएगी। अब वर्क डन कितना हो जाएगा, जब आर की वैल्यू निकल गई तो वर्क डन या सरफेस एनर्जी, है ना, चेंज इन क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। सरफेस टेंशन चेंज इन एरिया कितना होगा 4 पाई, पहले कितना है देखिए भाई आर का स्क्वायर होगा, लेकिन मेरे भाई यहां पर जो फाइनल कितनी है, कितने ड्रॉप एन है, तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई, एन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। यहां पर आपका n इंटू 4 पाई आर स्क्वायर होगा, क्योंकि यहां पर n ड्रॉप्स हैं, माइनस 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। बोलो भाई, तो यहां से 4 पाई कॉमन, 4 पाई t हो जाएगा, या 4 पाई कॉमन क्या हो जाएगा, n r का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर इंटू t बार। अब r की वैल्यू जो यहां से आएगी वही पुट कर लेंगे आप। समझ में आ गई बात। अगर लार्ज ड्रॉप से स्मॉल ड्रॉप बनाना, स्मॉल ड्रॉप से लार्ज ड्रॉप बनाना, तो ये ठीक कर लीजिए। क्या दिया हो 43 वाले में, एक नीडल है ना, जिसकी लेंथ कितना दिया 2.5 सेंटीमीटर, और सरफेस टेंशन कितना दिया हो 7.2 इंटू 10⁻² न्यूटन पर मीटर। फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन यानी एक्सेस प्रेशर, सॉरी एक्सेस फोर्स पूछा कितना लगाना पड़ेगा। तो अभी मैंने नीडल वाला बताया था, नीडल वाले में कितना एक्सेस फोर्स T इंटू 12। डायग्राम में फिर से नहीं बना रहा हूं, डायग्राम बनवाया था कि 2a कैसे थी। T की वैल्यू दिया होगा 7.2 इंटू 10⁻² इंटू 2, लेंथ की जगह कितना रखेंगे 2.5 इंटू 10⁻² मीटर में करना। सॉल्व कर लेंगे, 2.5 इंटू 2 5 हो जाएगा, और 7.2 को 5 से करेंगे कितना हो जाएगा, 36 होगा इंटू 10⁻⁻4। तो आपका आंसर आ जाएगा 3.6 इंटू 10⁻³ बिल्कुल इजी। F इंटू 12 क्यों 2 किया गया वो ध्यान देना पड़ेगा। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन लेंथ, तो F तो होना चाहिए सरफेस टेंशन T इंटू A, लेकिन यहां पर दो सरफेस बन रहे थे ना, तो लेंथ डबल हो जाएगी ना। समझ में आ रही बात। डायग्राम में अभी मैंने आपको बताया, इलस्ट्रेशन नंबर 44 दिया हुआ, पेपर डिस्क ऑफ रेडियस r फ्रॉम व्हिच अ होल ऑफ रेडियस r इज कट आउट, है ना। एक डिस्क है रेडियस r का,
इसमें से एक डिस्क जो स्मॉल आर की है क्या किया गया, कट करके निकाल दिया, इसको कट करके निकाल दिया। इस फ्लोटिंग ऑफ द लिक्विड सरफेस टी, व्हाट विल बी द फोर्स ऑन द डिस्क ड्यू टू सरफेस, सरफेस टेंशन। तो क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन हो जाएगा T इंटू 4 पाई आर, अरे एक बाहर वाले सर्कमफ्रेंस में, और फिर ये कट करके निकाल दिया तो रिंग बनी है। तो रिंग वाला केस हुआ, ये रिंग वाला बनाएगा ना, तो क्या होता है रिंग वाले केस में, सरफेस पे फोर्स कितना होगा, T इंटू 4 पाई आर ये बाहर वाले पे, और अंदर वाले पे कितना होगा, T इंटू 4 पाई स्मॉल आर। अरे बोलो भाई, समझ आया? अब सर्कल ही तो बनाया, अच्छा सरकमफ्रेंस ना, सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होता है, सॉरी सरकमफ्रेंस 2 पाई आर हो जाएगा। तो यहां से f कितना क्या कॉमन रहेगा, 2 पाई कॉमन r प्लस r इंटू, समझ आएगा? इस क्या तो सब 2 पाई आर। देखिए 45 वाले में क्या दिया हुआ है, वही वायर फ्रेम जो अभी मैंने बताया था वायर फ्रेम वाला, लेकिन कुछ ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन में रखा है वायर फ्रेम, है ना, वायर फ्रेम ऐसे। अब इस जो वायर है, जो मूवेबल वायर है, उसका डेंसिटी दिया हुआ है ना, यानी उसका एक नीचे वेट लगेगा, लेकिन ये बोला इक्विलिब्रियम में, यहाँ पर वाटर है, क्वेश्चन पढ़ा कि नहीं समझे, बोला ये इक्विलिब्रियम पे, इसको सरफेस टेंशन ऊपर से बैलेंस करेगा, और कितना करेगा, T इंटू 2L करेगा, ऊपर से लगेगा, तो ये दो सरफेस है, एक ऊपर ले, उसको कौन बैलेंस करे, ये वेट नीचे नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा है, जो वायर है उस पे अपने वेट की वजह से नीचे नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि ऊपर सरफेस टेंशन लग रहा है, वो उसको खींच रहा है। तो यहां से हम क्या करेंगे, जो mg होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, T इंटू 2L के इक्वल हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया? जो वायर है वो नीचे नहीं गिर रहा है अपने वेट की वजह से, क्योंकि उसके वेट को कौन बैलेंस कर रहा है, सरफेस टेंशन की वजह से लगने वाला फोर्स। अब क्या पूछा इसमें, डायमीटर ऑफ द वायर, वायर का डायमीटर पूछा। तो डायमीटर है, पहले इसका हम लोग वायर सिलिंड्रिकल शेप में होता है, पहले डेंसिटी इनटू वॉल्यूम करेंगे। डेंसिटी कितना दिया हुआ है, 8.96 ये मान लीजिए मास है, मास के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होगा, सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा, वायर का कितना होगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एल होगा, लेंथ अगर एल है तो इसकी यही होगा, इंटू जी इंटू कितना होगा, टी इंटू 2L, एल से क्या हो जाएगा, कैंसल, है ना। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2t अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, पाई इंटू रो इंटू, ये आर का वैल्यू आ जाएगी 2t अपॉन पाई इंटू रो इंटू, यहां सारी वैल्यू पुट करिए। सरफेस टेंशन कितना दिया हुआ है, 0.0, पाई की वैल्यू 3. रो की वैल्यू 8.96 into 10 to the power 3 इंटू 10 की पावर 3 दिया हुआ है। जी की वैल्यू, अब यहाँ सॉल्व कर लेंगे, आपको रेडियस आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो रेडियस आपका आ जाएगा 0.57 mm, है ना। तो डायमीटर जो होता है वो 2r होता है, वो आपका आ जाएगा 1.14 mm, उसका डबल कर, ठीक। वहां से सॉल्व कर लेंगे आपका। दोनों लिक्विड के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं, ये मान लीजिए एक रिंग है ऐसे, है ना, और एक डिस्क है। तो बोला कौन ज्यादा, वेट किसका ज्यादा होगा, है ना, वेट किसका ज्यादा होगा, तो वेट तो उसका ज्यादा होगा जिसमें सरफेस टेंशन ज्यादा होगा। दोनों का रेडियस सेम, ये भी मान लीजिए रेडियस है, तो इसपे जो है अगर हम ये फ्लोट कर रहा है तो इससे क्या बोला, उठाने के लिए किसको वेट कर रहा है, जब मैं फ्लोट बहुत कर रही हूं उसके रेडियस बात कैन बी कैलकुलेट अबाउट, ठीक। मास फ्लोट कर रहा है, जब फ्लोट
कर रहा है तो टेंशन जो लगेगा ऊपर की तरफ लगेगा, जब उठाएंगे तब ना नीचे की तरफ लगेगा, तो ऊपर की तरफ लगेगा। तो इस पे कितना लगेगा, जो T इंटू इसकी एरिया कितनी होगी 4 पाई, यही तो लगेगी। इस पे T इंटू उसकी क्या हो जाएगा, सॉरी 2 पाई आ गया, सर्कमफ्रेंस कितना होगा 2 पाई, T इंटू 2 पाई। इस पे देखिए इसकी भी रेडियस R है और दोनों ये बहुत पतला है, तो इस पे जो है कि इस बाहर वाले पे भी T इंटू 2 पाई R लगेगा, और इसको हम इग्नोर कर देंगे, इसकी बहुत पतला है तो इसकी भी रेडियस R ही मान लेंगे, तो इसमें भी T इंटू 2 पाई R लगेगा। समझ में आ गई बात? इसकी थिकनेस को हमने बहुत कम माना तो इसकी भी रेडियस हमने R ली, तो इस पे T इंटू 2 पाई T इंटू 2 डबल लग रहा है फोर्स, और इस पे सिंगल लग रहा है, तो इसका मतलब कि इसका वेट ज्यादा होगा, तभी तो इस ये वेट तभी तो फ्लो कर रहा है। आ रही बात समझ में? समझ में आ रही बात? इसका वेट क्या होगा, कम होगा, इसका वेट T इंटू 2 पाई R के इक्वल होगा। जितना ऊपर लग रहा होगा कहीं नीचे तो लग रहा होगा, और यहाँ पर वेट जो होगा ये कितना होगा, डबल होगा। तो इसलिए वेट किसका ज्यादा होगा, रिंग का कि डिस्क का, रिंग का। लोगों को ये लगेगा कि डिस्क का भरा हुआ है, डिस्क का ज्यादा होगा, लेकिन अगर आप पढ़े लिखे हैं और सरफेस टेंशन जानते हैं, सरफेस टेंशन के बारे में, तो आप पहले देखेंगे सरफेस टेंशन की वजह से उस पे ऊपर की डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है। ऊपर की डायरेक्शन में जितना फोर्स लगेगा उतना ही नीचे वेट होगा, तो इस पे ज्यादा लग रहा है इसलिए इसका वेट ज्यादा होगा। ठीक, तो वही बताना था आपको। रिंग का जो मास होगा वो डबल होगा, क्योंकि उस पर डबल फोर्स होगा। अगला 47, इसका डबल होगा, उसका डबल होगा ना, जो ये रिंग होगा, रिंग का वेट ऑफ डिस्क का डबल होगा। ये वेट ऑफ डिस्क है तो इसका डबल। जब वाटर इज फिल्म फॉर्म बिटवीन टू पैरेलल वायर whose length are 10 सेंटीमीटर, है ना। 47 देखिए ऐसे दिया हुआ है, क्योंकि वायर दिया हुआ थी में ऐसे दिया हुआ ठीक। इस फॉर्म इन बिटवीन टू पैरेलल वायर्स whose length are 10 सेंटीमीटर, जिसका लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर, है ना। एंड प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 0.5 सेंटीमीटर अपार्ट, 0.5 सेंटीमीटर अपार्ट ये दोनों रखे गए, 10 सेंटीमीटर इसका भी है, ये दो वायर दिए 0.5 सेंटीमीटर अपार्ट। फाइंड द वर्क डन इन ऑर्डर टू इंक्रीज द डिस्टेंस बाय द वायर बाय 1 mm। इसको 1 mm से इंक्रीज कर दिया गया, यानी 0.1 सेंटीमीटर इंक्रीज किया गया। 1 mm का मतलब कितना 0.1 सेंटीमीटर। तो ये पूछा इसको इंक्रीज करने में कितना वर्क डन लगा। वर्क डन का फॉर्मूला सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन सरफेस टेंशन दिया हुआ है। अच्छा सीजीएस में दिया होगा, सीजीएस में सब रखेंगे। एरिया चेंज इन एरिया कितना होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ होगा, लेंथ कितना 10 और फाइनल ब्रेथ कितना 0.6 और इनिशियल ब्रेथ कितना 0.5। तो लेंथ इनटू ब्रेथ, तो यहां पर मैं 10 सेंटीमीटर लग रहा हूं और ब्रेथ को माइनस कर देता हूं कितना 0.6 माइनस 0.5, या हम डायरेक्टली इसी की एरिया बस लिख लेंगे तो भी 0.1, 10 इंटू 0.1, या इसमें से इसको माइनस कर देंगे और सब सीजीएस में है तो इसलिए सब सीजीएस में ही रखेंगे। ये हो जाएगा 72 इंटू 10 इंटू 0.1, यानी ये 72 आएगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा सीजीएस में, अरे हमने उस 72 को भी डाइन में रखा, उसको भी सेंटीमीटर में रखा। वर्क डन का क्या होता है सीजीएस में, आर होता है। ठीक, आज